नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इसके सरकारी गुरुजी। आज हम अपने चैनल पे लेकर के आए हैं बहुत बड़ी अपडेट। जो कंफ्यूजन है बीपीएससी एडवर्टाइजमेंट में फॉर्म भरने को लेकर के कौन कौन से प्रमाण पत्र हमें बनवाने होंगे और उसे किस तरीके से बनवाना होगा, और पीएससी के नोटिफिकेशन में क्या त्रुटि की गई है, क्या गलत लिखा गया है, क्या गलत बताया गया है इन प्रमाण पत्रों के बनवाने से संबंधित। तो उसी से संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे और हम लोग सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे कि जो सिलेबस का प्रारूप दर्शाया गया है नोटिफिकेशन में, से वो कितना सहज है अभ्यर्थियों के लिए और उससे आप कितना सिलेबस को समझ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि क्या आप उस नोटिफिकेशन से सिलेबस को समझ पा रहे हैं या नहीं, आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इन सभी का कंफ्यूजन हम लोग अपने अनुभव के हिसाब से, क्योंकि आप ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो ये नोटिफिकेशन है वो शिक्षा विभाग से प्रेरित ही सारा नोटिफिकेशन होगा। बीपीएससी का इसका कहीं से कोई रोल नहीं रहेगा। इसलिए जो है बीपीएससी बहुत से चीज़ में कंफ्यूज है और वो गलत गलत जानकारी दे रही है, बाद में उसे संशोधन किया जा रहा है। तो शिक्षा विभाग में ऐसे ही होता है। मैं पिछले 10 वर्षों से शिक्षा विभाग में काम कर रहा हूँ नियोजित शिक्षक के रूप में, और पिछले 10 वर्षों से शिक्षा विभाग में प्रताड़ित होने का और प्रताड़ित करने का क्या तरीका होता है, उन सभी चीज़ों का अनुभव हमारे पास मौजूद है। उन्हीं अनुभव के आधार पर सिलेबस पे विस्तृत चर्चा करेंगे और प्रमाण पत्र पे हम लोग खास चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रमाण पत्र किस कैटेगरी को बनवाने हैं और किस तरीके से बनवाने हैं और किस तरीके से आपको सुविधा होगा। और खासकर नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत से प्रमाण पत्र बनाने के लिए अलग क्राइटेरिया होता है, इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि सारी जानकारी आप लोग को क्लियर हो सके। तो चलिए देखना शुरू करते हैं अपडेट। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप शिक्षक, नियोजित शिक्षक हैं या फिर शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो आप हमारे चैनल इसके सरकारी गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें, क्योंकि हमारे चैनल इसके सरकारी गुरुजी पर आप सभी को कोई भी बीपीएससी बहाली से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी आपको दी जाती है और बिना मतलब के कोई भी अपडेट नहीं दिया जाता है। आप लोग देखते होंगे जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं कि हमारे चैनल पे बहुत ही कम मात्रा में वीडियो अपलोड किए जाते हैं। वही वीडियो दिए जाते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी होता है। एक दिन में 4-4, 5-5, 10-10 वीडियो नहीं दिए जाते हैं व्यूज की दृष्टि से। हमारा मेन मोटो ये होता है कि आप लोग जो है सटीक और सही जानकारी ले पाएं, बिना काम के आप अपना समय जाया न करें, क्योंकि यूट्यूब पे भी आप अगर वीडियो देखते हैं तो आपका कहीं ना कहीं समय जाया होता है और उस समय का सदुपयोग करके आप कहीं ना कहीं सफलता पा सकते हैं। चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा कि इसमें बताया गया है, स्पष्ट बताया गया है कि आपको जो है हर एक अभ्यर्थियों के लिए जो कि डोमिसाइल नीति लगा हुआ है, तो आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। बिहार का अस्थायी निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए और वो जो है आपका आरओ लेवल का होना चाहिए। और अगर आपका अस्थायी प्रमाण पत्र है, अस्थायी निवास का प्रमाण पत्र आपने पहले से बनवा रखा है, तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। ये सामान्य प्रशासन विभाग का स्पष्ट निर्देश है। किसी भी वर्ष का आपका है निवास प्रमाण पत्र, तो आप जो है का मान्य होगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। अस्थायी पता का होना चाहिए। उसमें मैं आप लोगों को एक अपने अनुभव से ये सलाह देना चाहूंगा कि अभी जो ऑनलाइन प्रमाण पत्र बन रहे हैं 2021 या 2020 से जो बन रहे हैं, उसमें जो है 12-14 अंकों का एक नंबर दिया जाता है। जैसे आपका आवासीय है तो BRCCO स्लैश, उसके बाद ईयर रहता है किस साल का आपका बना है, उसके बाद स्लैश, और उसके बाद 6 अंकों का नंबर रहता है, 5 या 6 अंकों का नंबर रहता है। तो इन कॉम्बिनेशन से जिनका भी आवासीय प्रमाण पत्र बना है या जाति प्रमाण पत्र बना है, तो वो बिल्कुल ही सही है। वो कहीं भी ऑनलाइन आपका वेरीफाई हो जाएगा। और उससे किसी डिफरेंट फॉर्मेट में आपका बना है, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग इसे बनवा लें। इसे बनवाने के लिए महज कुछ नहीं करना होता है, आपको अपना आधार कार्ड देना होता है और एक तो अभी प्रमाणित फोटो देना होता है, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद सर्विस ऑनलाइन के वेबसाइट से अप्लाई होता है और आपको 7 से 8 से 10 दिनों के अंदर आपको जो है प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो गया अस्थायी निवास का प्रमाण पत्र। अब उसके बाद जो है देख लेते हैं हम लोग जाति प्रमाण पत्र के बारे में। जाति प्रमाण पत्र भी देना है, तो जाति प्रमाण पत्र में है आपका SC और ST के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा, और OBC और EWS कैटेगरी के लिए आपको जानते हैं कि OBC के लिए NCL लगता है, और EWS कैटेगरी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए EWS का प्रमाण पत्र बनता है। तो ये दो प्रमाण पत्र को अभी हम लोग फिलहाल साइड में रखते हैं। जाति प्रमाण पत्र के बारे में बात कर लेते हैं। SC और ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे तो उनका जो है जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अब जाति प्रमाण पत्र में सेम वही शर्त आपका रहेगा कि उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। आप पीछे कभी कभी बनाए हुए हैं तो आपका मान्य होगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप वो BCCCO स्लैश ईयर और उसके बाद नंबर, ये वाला अगर आपके पास है तो ये ज्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि ये ऑनलाइन जो है वेरीफाई हो जाता है। ये वाला आप बनवा लेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं NCL के लिए। NCL में आप लोग जानते हैं कि 8 लाख मंथली, 8 लाख ईयरली जिनका भी इनकम है या उससे कम इनकम है, वो NCL का प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसमें स्पष्ट ये निर्देश है। तो 8 लाख का इनकम आपका है या उससे कम का है, तो आप जो है NCL के अंदर आएंगे। नॉन क्रीमिलियर का प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं। तो नॉन क्रीमिलियर का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो है आपको यह ध्यान देना होगा कि इसमें भी आपको 3 प्रमाण पत्रों की जरूरत होगी, जातीय, आवासीय और आय प्रमाण पत्र। इन तीनों प्रमाण पत्र जब आपके पास रहेगा तभी आप जो है NCL प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन ही आपको प्रमाण पत्र दिए जाते हैं।
अगर आपको एनसीएल बनवाना है तो उसके लिए आपके पहले जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो जाति और आवासीय का तो कोई वैलिडिटी नहीं है अगर आपका स्थायी पते पे बना है, और आय जो है सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो 1 साल से ज्यादा का अगर आपका आय हो गया तो आप जो है एनसीएल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपको फिलहाल आय बनवाना पड़ेगा। अगर जाति और निवास आपके पास है तो आपको आय बनवाना पड़ेगा। तो अब आय बनवाने के लिए एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है एनसीएल का क्राइटेरिया में। आय बनवाने के लिए जो क्राइटेरिया होता है, अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो आप कहेंगे कि अब आय बनवाने के लिए हमको जो है सैलरी स्लिप की जरूरत पड़ेगी। तो इस संबंध में मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि एनसीएल में जो क्राइटेरिया है, जो रूल्स है, आप अध्ययन करेंगे तो उसमें दिया हुआ है रूल्स में कि सैलरी से प्राप्त इनकम और एग्रीकल्चर से प्राप्त इनकम अगर 8 लाख से ज्यादा भी होता है तो आप जो है एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत ही आएंगे। आप जो है प्रमाण पत्र लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो आप क्या कीजिए कि आय प्रमाण पत्र सिर्फ आधार कार्ड लगा करके और जो भी आपका इनकम है 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख जो भी है वो उसमें आप दर्शा करके और आय अप्लाई कर दीजिए। अगर आपका आय बन जाता है तो ठीक है, 80% केस में आय बन जाता है, 20% केस में आपका आय हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए। तो आय जब रिजेक्ट होता है तो आप अपने प्रखंड से जाकर के मिलिए आरओ से और उन्हें इस क्लाउज के बारे में बताइए कि एनसीएल में जब दिया हुआ है कि 8 लाख से ऊपर भी हमारा सैलरी होगा तो हम इसके लिए एलिजिबल हैं, तो फिर आप आय में ऐसा क्यों मांग रहे हैं? सैलरी स्लिप तो अनिवार्य नहीं है, तो आप जो है हमारा इसको अप्रूव कर दीजिए, रिजेक्ट नहीं कीजिए। और अगर फिर भी नहीं मान रहे हैं तो फिर तो आपको मजबूरी में आपको सैलरी स्लिप देना ही होगा। तो सैलरी स्लिप बनवाने में तो झंझट होती है, आपको बीओ से सिग्नेचर करवाना होता है, तो फिर आपको वो करवाना होगा। लेकिन 80% केस में आपको यही ध्यान रखना है कि आप जो है कुछ भी अपना इनकम दिखला सकते हैं आय में, और उसमें सरकारी नौकरी, स्रोत में सरकारी नौकरी दिखलाना है, और इनकम जो भी आपका 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख जितना आपका मन करे दिखला सकते हैं, क्योंकि सैलरी का इनकम जो है उसमें काउंट नहीं होता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो भी कर्मचारी होते हैं उनके लिए कोई भी काउंट नहीं होता है। ग्रुप बी में अलग रूल है, चलिए हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे। ग्रुप सी और डी में जितने भी कर्मचारी हैं और सैलरी उनको आता है, और एग्रीकल्चर से जो भी इनकम आता है वो 8 लाख से ऊपर भी हो जाता है, उसमें आपको वो एनसीएल बनेगा। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आय आपका 8 लाख से ऊपर का भी आपका बन जाता है तो आपका बनेगा, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एनसीएल की भी वैलिडिटी जो है 1 साल की होती है, ईडब्ल्यूएस की भी वैलिडिटी आपको 1 साल की होती है, क्योंकि वह इनकम के आधार पर आधारित होता है, इसलिए इसकी 1 साल की ही वैलिडिटी होती है। तो एक चीज का यहाँ आय में ध्यान रखिएगा कि एनसीएल में जो है पिछले 3 वर्षों का एवरेज इनकम आपको लिया जाता है, और ईडब्ल्यूएस में पिछले वित्त वर्ष का इनकम लिया जाता है। यहाँ आपने समझ लिया एनसीएल प्रमाण पत्र के बारे में। आपका एनसीएल इस तरीके से आपका बन जाएगा। जब जाति निवास और आय बन जाएगा तो तीनों बनने के बाद आपको फिर से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे एनसीएल के लिए, तो एनसीएल भी 10 दिन के अंतर्गत आपका बन जाएगा। अगर आज किन्हीं को जल्दी प्रमाण पत्र की जरूरत है वो क्या करेंगे, उनके लिए ट्रिक है कि आप जो है सर्विस ऑनलाइन की वेबसाइट से आप अप्लाई करेंगे। उस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद उसकी एक रिसिप्ट निकलती है। उस रिसिप्ट को लेकर के आप अपने ब्लॉक में जाएंगे, वहाँ आरटीपीएस काउंटर पे जाकर के देंगे और बोलेंगे कि सर हमें जल्दी जरूरत है और तो हमारा अप्रूव कर दीजिए। तो वो लोग वहाँ से अप्रूव कर देंगे, तो आप तुरंत जैसे ही अप्रूव होता है आपके मेल आईडी पे वो प्रमाण पत्र आ जाएगा, उसे आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आपको जल्दबाजी में काम करने के लिए है। अगर इस तरीके से आप चाहेंगे तो आप मान लीजिए कि आज अगर आप जाति निवास और आय अप्लाई करते हैं और कल या परसों जाकर के आप ब्लॉक में अप्रोच करते हैं, तो 3 से 4 दिनों के अंतर्गत आपका जाति निवास आय बन जाएगा। उसके बाद फिर आप उसको अप्लाई कर देंगे एनसीएल को, तो एनसीएल भी जो है अगले से 2 से 3 दिन, मतलब 1 हफ्ते के अंदर आपका दोनों काम समाप्त हो सकता है, अगर आप एक्टिव रहेंगे तो। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो 10 दिन आवासीय जाति बनने में, और आपका 10 दिन लगभग उसमें भी 20-25 दिन आपका समय लग जाएगा। तो ये हो गया इसके लिए। अब हम लोग ईडब्ल्यूएस के बारे में बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में क्राइटेरिया है कि जिनका भी इनकम 8 लाख या इससे ऊपर होगा, 8 लाख से नीचे जिनका होगा वो ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं, लेकिन 8 लाख से ऊपर जिनका होगा वो नहीं बनवा सकते हैं। और इसमें क्राइटेरिया ये है कि आपका कहीं से भी इनकम, किसी भी स्रोत से इनकम, चाहे आपका सैलरी से भी इनकम आपका 8 लाख से ऊपर हो रहा है, तो आप जो है में ईडब्ल्यूएस नहीं बनवा सकते हैं। इसमें समझ लीजिएगा एनसीएल का नियम अलग है और इसका नियम अलग है। और जो एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल के जो कैंडिडेट हैं वो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकते हैं। यानी सिर्फ जो है जनरल वाले कैंडिडेट, जो जनरल वाले हैं वही इसमें बनवाएंगे। उनका आय 8 लाख से नीचे होना चाहिए, और इसमें कुछ जमीन का भी क्राइटेरिया है। शहरी आवासीय भूमि जो होती है, रेसिडेंशियल लैंड, वो 900 स्क्वायर फुट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्र में 1800 स्क्वायर फुट से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके का फ्लैट जो है 1000 स्क्वायर फुट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। और किसी भी प्रकार से प्राप्त इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप जो है ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसमें भी वही रूल है, जातीय आवासीय आय बनाएंगे और उसके बाद जो है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा प्रमाण पत्र था। अब हम लोग आ जाते हैं प्रमाण पत्र में ही एक कंफ्यूजन है विवाहित महिलाओं से। पहले आप ये समझ लीजिए कि आय जो है उनका वो उनके पति के और उनके इनकम के बेस पे ही बनेगा, इसमें फादर का कोई रोल नहीं है। फर्स्ट आपने समझ लिया, और उनका जहाँ ससुराल है वहाँ के एड्रेस से बनेगा। आपका रह जाता है आवासीय और जाति प्रमाण पत्र का झंझट। तो जाति प्रमाण पत्र में फिक्स होता है विवाहित स्त्रियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार का यह स्पष्ट निर्देश है कि विवाहित महिला की जाति उनके पिता से निर्धारित होती है। तो जाति प्रमाण पत्र उनके मायके से बनेगा। तो मायके से जो बनेगा उस पर मायके का एड्रेस रहेगा, और उसमें कैंडिडेट का नाम, के माता का नाम और पिता का नाम रहेगा। पति का नाम उसमें आपको नहीं डालना है। और उसमें क्या लगेगा, कैंडिडेट का आधार कार्ड लगेगा, यानी विवाहित जो महिला है उनका आधार कार्ड, और उनके पिताजी या माताजी, अगर पिता माता दोनों में से कोई नहीं है तो उनके भाई जो है उनका आधार कार्ड। एक वहाँ का प्रूफ चाहिए कि जो ये वहाँ के रहने वाले हैं, एक एड्रेस प्रूफ के तौर पे।
और एक फोटो लगेगा कैंडिडेट का, वो बन जाएगा। अगर आपका बिहार के बाहर का अगर आपका मायका है तो आप जो है बिहार के बाहर से आप प्रमाण पत्र बनवाएंगे। अब उस राज्य का जो मान लीजिए कि आपका मायका मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है, वहाँ का जो भी क्राइटेरिया होगा जिस हिसाब से बनता होगा उसमें आपको बनवाना है। ध्यान नहीं रखना है कि उसमें आपको पति का नाम कहीं से भी एंट्री नहीं करना है। स्पष्ट नोटिफिकेशन में विवाहित महिला के आवासीय प्रमाण पत्र में काफी कंफ्यूजन है और इससे संबंधित एक गलती भी नोटिफिकेशन में की गई है। या जो है बीपीएससी को सुधार करना चाहिए। मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखला दे रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए, नोटिफिकेशन में दिया गया है कि आरक्षण का दावा करने वाली महिलाओं का जाति, अस्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति, अस्थायी निवास और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। यहाँ पे देख लीजिए मिस्टेक क्या किया गया है। मिस्टेक यहाँ किया गया है कि जाति प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है उनके मायके के एड्रेस से बनेगा। ये तो स्पष्ट है, सही है, ये ऐसे बनता भी है। लेकिन यहाँ दिया गया स्थायी निवास का प्रमाण पत्र जो है उनके पिता के नाम और पिता के पता से बनेगा। यह जो है बिल्कुल गलत है। यह बिल्कुल ही गलत तरीका है। इसमें बीपीएससी को सुधार करना चाहिए। मैं आपको यहाँ बता दूं कि आवासीय प्रमाण पत्र जो विवाहित महिला है उनका आधार कार्ड जो है उनका ससुराल का होगा, उस पर ससुराल का पता होगा। और वो जो भी आप आवासीय अप्लाई करेंगी तो उनका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मायके के एड्रेस से आवासीय अप्लाई करती हैं तो उनका रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा रूल है ही नहीं समान प्रशासन विभाग में। तो अब मैं इसमें आप लोगों को करना क्या है, नोटिफिकेशन में ये गलती हो गई है तो हो सकता है बीपीएससी सुधार करे ना करे, बीपीएससी की मर्जी है। तो हम अभ्यर्थीगण को क्या करना है, शिक्षकगण शिक्षिकाओं को क्या करना है, आपको क्या करना है, एक तो आवासीय आपको बनवाना है आपका ससुराल के एड्रेस का, बिल्कुल सही है, तो कोई झंझट नहीं है। आप अपना आधार कार्ड लगा देंगे, फोटो लगा देंगे, बन जाएगा। एक आवासीय आपको प्रयास करना है कि मायके के एड्रेस से भी बनवा लें किसी भी तरह। अब आप लोग समझिए इस तरह आपको बनवाना है, जैसे जाति बनता है उस तरीके से या तो बनवा लें या फिर अन्य कोई प्रोसेस अपना करके आप एक मायके का भी आवासीय प्रमाण पत्र बनवा करके रख लें। हो सकता है भविष्य में शिक्षा विभाग आपको प्रताड़ित करने के लिए, आपको छांटने के लिए मांग दे, तो आप जो है इसके लिए रेडी रहिएगा। क्योंकि यह बहाली किसी भी तरीके से बहाल करने के लिए नहीं दी जा रही है, लटकाने अटकाने और भटकाने के लिए दी जा रही है। तो आप लोग इसको स्पष्ट समझ लीजिएगा कि आप जो है मायके से भी एक जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और जो है आपका एनसीएल प्रमाण पत्र, इसको आप बना करके रखिएगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसके अलावा आप लोगों को प्रमाण पत्र में कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप जो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, हम जो है उसके बारे में आपको कमेंट करके रिप्लाई कर देंगे। अब हम लोग आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। तो देखिए सिलेबस की चर्चा अब हम इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, इसका पार्ट 2 वीडियो में हम आप लोग को सिलेबस की चर्चा कर दे रहे हैं, क्योंकि यह वीडियो काफी लंबा हो चुका है। तो इसका पार्ट 2 वीडियो जस्ट इसके बाद आप देख सकते हैं और उसमें सिलेबस के बारे में विस्तार से उसमें मैं चर्चा कर दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल इसके सरकारी गुरु को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करें।